सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 8605 है कोड है, इसमें उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर आप इस नाम पे गौर करें तो इसमें है एजुकेशनल का, तो आप लोगों को पता है कि एक एजुकेशनल इदारे को बोला जाता है, और लीडरशिप का मतलब होता है कि उसको लीड कैसे किया जाए, जो लीड करने वाला होता है उसको कहते हैं। एंड मैनेजमेंट का काम होता है किसी भी इदारे को, आप चाहे वो गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट के अलावा हो, प्राइवेट हो, या स्पेशली जो स्कूल होते हैं उसको जो मैनेज कैसे किया जाए, उसको चलाया कैसे जाए। तो इन तमाम बातों के बारे में जो हमने इस कोर्स में पढ़नी है बातें। तो चलें हम देख लेते हैं जी। पहला यूनिट है, हम पहले यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी इस पहले यूनिट का जो नाम है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है बेसिकली, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बेसिकली किसी भी इदारे को मैनेज करना और उसको चलाना, उन चलाने के लिए जितने भी इंतज़ामात होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो उसके बाद जी ये लिखा हुआ है वेलकम टू आईयूबी वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम। तो उसके बारे में कुछ नोट्स बताए हुए हैं कि आपका जो आप वर्कशॉप ले रहे होते हैं तो आपका जो माइक्रोफोन है वो म्यूट होना चाहिए, और दूसरों के साथ चैटिंग वगैरह आप ना करते रहें। ये ना हो कि टीचर जो बात कर रहा हो आप उसको ना सुने, अपनी ही चैटिंग में मसरूफ़ रहे हों। अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो वो आप अपना हैंड जो है उसको राइज़ कर सकते हैं, या आप चैट में फिर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अगर आप कोई ऐसा मिसबिहेव करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और उस बिहेव पर आपको फिर निकाला भी जा सकता है। तो उसके बाद जी है आउटलाइन देख लेते हैं। इस चैप्टर में आउटलाइन क्या क्या है, हमने क्या क्या बातें पढ़नी हैं, और इस चैप्टर के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, और हमें क्या क्या बातें जो है हमारे इल्म में आ जाएंगी, हमारे जो ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले जी डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। जो इसमें जो होगा, एक तो आप मीनिंग के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद नेचर के बारे में, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप, और इसकी जो एजुकेशन की जो स्कोप है और इसकी इम्पोर्टेंस है माशरे में, उसके बारे में इसमें तमाम बातें होंगी। तो उसके बाद ये होगा टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कंसर्नड फील्ड। आप जिस भी फील्ड में हो या आप एजुकेशन फील्ड में हो तो उसको जो कंसेप्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये तमाम बातें जो हैं ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो इसके बाद है जी डिस्कस द अप्रोचेस टू एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है या एजुकेशनल है, इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, इसके बारे में क्या क्या आप जान सकते हो, इसको जो फर्दर इसमें जो आप इसमें जो कंसेप्ट बनाना चाहते हो वो कैसे बना सकते हो। उसके बाद जी रिलेटेड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद होगा जी हमने पढ़ना है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए, और एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे होना है, उसका काम करने का प्रोसीजर वगैरह तरीक़ाकार कैसे होना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रख लेने हैं ताकि आपको आगे जो चैप्टर पढ़ने में ईजी हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका हम नाम के बारे में जान लेते हैं कि इसका ये वर्ड का मतलब क्या है। तो ये जो लातीनी वर्ड है, और इसका जो होती है जो विच मीन्स सर्विस रेंडेड टू अदर फॉर देयर वेलफेयर, मतलब दूसरे लोगों के लिए जो आप वेलफेयर के काम करते हो, दूसरे के फ़ायदे के लिए जो आप एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, उसको जो क्या कहा जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, कि दूसरे को फ़ायदों के लिए जो काम किए जाते हैं आसानी के लिए, ताकि हम इस तरह का एक निज़ाम बना दें जिससे दूसरे लोगों के लिए कोई मुश्किल ना पेश आए और उनकी हेल्प हो सके। तो इसके बाद जी सेकंड पार्ट है दी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेफर टू अ रेंज ऑफ प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ सुपरवाइजर, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल टू डीन्स, डिपार्टमेंट हेड एंड चीफ एकेडमिक ऑफिसर एज वेल एज ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्टर स्कूल्स फंक्शन। जी इसमें बताया गया कि बेसिकली बताया गया कि जो जो स्कूल के तलीमी इदारों के जो होते हैं ना, वो किस किस तरह कौन कौन से होते हैं जो इसको एडमिन कर रहे होते हैं या इसको जो मैनेज कर रहे होते हैं, जो इनके सुपरवाइज़र होते हैं वो कौन कौन से वो बताए गए हैं। इसमें जी प्रोग्रामर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रिंसिपल होता है, हेड होता है, और यूनिवर्सिटीज़ में डीन्स होते हैं, तो हेड डिपार्टमेंट होता है, चीफ एकेडमिक ऑफिसर होते हैं। ये तमाम बताया गया उन लोगों के लिए जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, स्कूल और तलीमी इदारों में जो भी चलाते हैं उनके बारे में बताया गया है सेकंड पार्ट में। तो इसके बाद है जी व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी अब बताया गया कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, होती क्या है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में नॉवल और
ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस पॉलिसीज़ सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्ट। तो इसमें बताया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो पॉलिसीज़ सेट करती है, वो अपने जो रूल्स सेट करती है, उसके अपने एक जो मेजर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े मकासद होते हैं उनके लिए। दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जनरल पर्पस दैट लाइंग डाउन ऑफ द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। मतलब एक कॉमन जो गोल होता है या एक जो जनरल पर्पस होता है, एक तमाम लोगों का जो मकसद होता है, उसके लिए एक बड़े मकसद के लिए जो वो ना अपना जो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए वो एक एडमिनिस्ट्रेशन रूल सेट करती है। उसके बाद ये पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन मींस गाइडेंस लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट ऑफ ग्रुप टूवर्ड द कॉमन गोल्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है कि ये जो एक ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे होते हैं, जिस तरह कि एक स्कूल में होता है कि टीचर्स भी काम कर रहे होते हैं और हेड मास्टर भी काम कर रहे होते हैं, तमाम जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एक कॉमन गोल के लिए, एक कॉमन मकसद के लिए, अपना जो मुश्तरका मकसद है उसके लिए एक कोशिश कर रहे होते हैं। इसको कंट्रोल जो कर रहा होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होती है। इसके बाद है जी इट रेफर टू द एक्टिविटीज़ ऑफ हायर लेवल, इट लेस डाउन बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ द इंटरप्राइज। तो ये जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो हायर लेवल तक कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद जी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अब बात होगी जी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द गाइडेंस लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम टू वर्ड द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन गोल। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो अपनी जो एफर्ट कर रही होती है, जो तमाम जो लोग जो एजुकेशनल इदारों में अपने काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो मकसद होते हैं वो मकसद हासिल करने के लिए एक कॉमन मकसद बनाया होता है कि तमाम लोगों को पढ़े लिखे बनाना है। तो उसके लिए तमाम लोग जो होते हैं वो एफर्ट कर रहे होते हैं, तो इसको जो कंट्रोल कर रही होती है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो ऊपर मैंने नाम भी बताए थे कि एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन लोग आ जाते हैं। इट इज़ हायर लेवल अथॉरिटी दैट डिटरमाइंस policies identify the goal and lie on principle of the rank and educational institute and project। तो ये एक हाई लेवल की अथॉरिटी होती है जो कि गोल सेट करती है अब कि हमने ये गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। तो इसके बाद जी है इसके बाद ये है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके बारे में वो क्या होती है। तो इसका पहला पॉइंट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू गाइडेंस लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम्स टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स। इसका ये मतलब होता है कि जो एजुकेशनल अथॉरिटी होती है वो कंट्रोल करती है एजुकेशन इदारों की तमाम जो वो कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसे तमाम जो वो एक मकसद के लिए एक एजुकेशनल जो इदारा होता है उसको यानी कि जो उसकी बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तो इस तमाम जो एफ़र्ट्स को है वो कंट्रोल कर रही होती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद इट इज़ अ हायर लेवल अथॉरिटी दैट डिटरमाइंस द पॉलिसीज़ आइडेंटिफाई द गोल एंड लाई डाउन प्रिंसिपल ऑफ रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और प्रोजेक्ट। तो कहता है कि ये एक हायर लेवल की एक लेवल की जो होती है, हायर लेवल की अथॉरिटी होती है जो कि पॉलिसीज़ बनाती है और आइडेंटिफाई करती है और ये मकसद जो होते हैं, जो गोल जो होते हैं वो सेट करती है। और जिस पर जो एक इंस्टीट्यूट होता है, जिस पर एक इंस्टीट्यूट होता है वो जो चल रहा होता है उसके लिए जो एक रूल्स बना देती है, उसके लिए कुछ मकासद जो सेट कर देते हैं। तो इसके बाद है जी डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन इन बाय गुड defines educational administration as well all these techniques and procedures employs in operating the educational organization in accordance with the established policies is defined as the administration। कहते हैं ये जो डिक्शनरी के हवाले से जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि वो तमाम तरगीब और कोशिशें जो एक एजुकेशनल इदारा जो अपने मकसद हासिल करने के लिए कर रहा होता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद है जी लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कुछ लेवल्स होते हैं वो इसके बाद जी होंगे जो कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द करिकुलम इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस सिंस द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन टीचिंग एंड लर्निंग curriculum development and program management constitutes an important area। वो कहता है कि जो सीखने और सिखाने के बहुत से मकासद होते हैं एजुकेशन की बेहतरी के लिए, पर इसको जो मैनेज करना होता है वो एक अहम होता है। मतलब हमने जो एजुकेशनल जो करिकुलम सेट करने होते हैं, करिकुलम मतलब निसाब जो बनाना होता है, और इसको जो पढ़ाना और सीखने का जो जितने भी अमल होते हैं वो एक अहम होता है।
इसके बाद है जी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टेड टू रिक्वायर द एग्जामिनेशन बॉडीज सच एज डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड्स ही इज़ द एकेडमिक चेंज फैसिलिटेटर ही इज़ द एकेडमिक चेंज एजेंट। वो कहता है कि एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इस बात को लाजमी बनाती है कि जो आप एग्ज़ाम में जो रिफॉर्म्स वगैरह करनी होती हैं वो, और उसकी जो बॉडीज़ बनानी होती हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स वगैरह लेने होते हैं और उसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह करनी होती हैं वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन वो करती है। तो ये काम भी वो करती है एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है जी स्टाफ पर्सनल फंक्शन। द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फास्ट अमंग इक्वल ही इज़ द लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज staff under him to manage his sub-bodies. He cannot make or manage to organization alone. उसके बाद ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो एक यानी कि टीम की शक्ल में काम कर रही होती है। इसको जो एक एडमिनिस्टर होता है वो उसको हेड कर रहा होता है, लेकिन वो एक अकेला इसको मैनेज नहीं करता है, एक टीम की शक्ल में जो काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद है जी स्टूडेंट पर्सनल फंक्शन। तो इसमें द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द स्टूडेंट्स पुट अंडर हिज केयर इफेक्टली द स्टूडेंट्स आर इन देयर फॉर्मेटिव ईयर। यानी कि इसमें ये कहा जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट्स पर जो अपने उसके असरअंदाज हो रहे होते हैं, उसके जितने भी अवामल होते हैं, जिस तरह से वो पढ़ा रहा होता है, वो उसके तमाम जो अमल होता है उस पर स्टूडेंट्स पर इफ़ेक्ट कर रहा हो, उस पर असर पड़ रहा हो। तो इसके बाद दी एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव दी ग्रिप्स फुल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड देयर रिवेलेंट नीड्स। तो इसमें कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उसको इसमें ग्रिप हो, अब जो भी वो मजमून पढ़ा रहा है या जो भी वो स्टूडेंट्स को समझा रहा है उस पर कम्प्लीटली उसकी ग्रिप हो, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में वो जो पढ़ा रहा है, और जो उसका जो स्टूडेंट्स को समझने के लिए जो मुख्तलिफ मराहल होते हैं कि एक समझाने वाले को स्टूडेंट को किस किस तरह से समझाया जाए, किस किस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करके समझाया जाए, या जितने भी तरीके होते हैं वो स्टूडेंट्स की जो जहनीत है उसको जान करो, उस तरह के जो जितने भी उसके पास ग्रिप होनी चाहिए, उस मुख्तलिफ स्टेज होने चाहिए, मुख्तलिफ तरीक़ेकार होने चाहिए स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। इसके बाद है जी द स्कूल कम्युनिटी रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें वो बता रहा है कि द कम्युनिटी इज़ दिस नेक्स्ट ऑफ सेकेंड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायर अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कम्युनिटी। ऑल्दो द स्कूल सर्व द कम्युनिटी, इट इज़ द फंक्शन और ड्यूटी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक द फास्ट मूव टू पॉजिटिव रिलेशन विद द कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी जो और जो स्कूल का है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है, एक माशरे और स्कूल का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। इसमें जो दोनों की कोशिश होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स में, यानी कि वो स्टूडेंट को पढ़ाने में, उनको सीखने में दोनों की एफ़र्ट होनी चाहिए, स्कूल की भी होनी चाहिए और माशरे की भी होनी चाहिए। यानी कि जो माशरा है वो भी स्टूडेंट को सिखा रहा हो और स्कूल भेज रहा हो और वो यानी कि अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहा हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें टीचर आ जाते हैं, हेड आ जाते हैं, बाकी जो भी तलीमी इदारे के जितने भी होते हैं जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं और उनके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उन दोनों के दरमियान जो एक अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो इम्पोर्टेंट है, इसकी जो अहमियत है उसके बारे में होगा अगला जो हमारा पैराग्राफ है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। टू फॉर्म वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स सो दैट द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन रिजल्ट इन द ग्रो ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें कहा जाता है कि जो इस तरह की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए जाएं टीचिंग में, ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि इस तरह के रिज़ल्ट आएँ जिसमें स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ है और उसके जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन है, इंसानी जो यानी कि एक नेचर है उसके मुताबिक जो है वो ग्रो करें। टू मेक यूज़ ऑफ द अप्रोप्रिएट मटेरियल टू ब्रिंग द अबाउट द इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़। तो इसमें वो इस तरह के मटेरियल यूज़ किए जाएँ, इस तरह का कंटेंट यूज़ किया जाए जिससे जो ह्यूमन जो इंसानी खसूसियात हैं वो डेवलप हों, उस पर असरअंदाज हों, स्टूडेंट में एक अच्छा इंसान बन सके। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट्स ऑब्जेक्टिव में बी अचीव्ड। जो कहते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएं, इस तरह और ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि उसके जो मेन मकसद हैं वो अचीव हो जाएं। उसके बाद है इंश्योर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन
एंड अडल्ट एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दी मैनेजमेंट। वो कहता है इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि एक जो तालिब इल्म है, एक तालिब इल्म है, उसकी जो तमाम कोशिशें हैं, उसकी जो हैं वो उसको मैनेज करने में और उसको एक अच्छा शहरी बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में तमाम लोग जो हैं उसको मैनेज कर रहे हों, वो असरअंदाज हो रहे हों, तमाम जितने भी मैनेजमेंट का लोग होते हैं। दी टू इम्प्लीमेंट अ डेमोक्रेटिक डिटरमाइंड प्रोग्राम। तो इसमें भी वही है कि ये जो डेमोक्रेटिक होता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, वो यानी कि लागू किया जाए स्टूडेंट में और स्कूल में। डेमोक्रेटिक जिसे पता चले कि हर बंदे की अपनी अपनी राय है और हर बंदा आज़ाद है और हर स्टूडेंट की अपनी राय होती है, वो भी इस पर इम्प्लीमेंट हो रही होती है, वो भी यानी कि एक उसको भी अहमियत दी जाए। To utilize the एक maximum the special capacities of the personal and the material resource। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वो जो पर्सनल कैपेसिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जाए और उस तरह के जितने भी ज़राए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसका मेन जी प्रोसेस बताए जाएंगे कि हम किस किस तरह से ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें प्रोसेस कैसे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो तरीक़ेकार होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो वो 3-4 बताए हुए हैं, वो आप लोगों ने भी देख लेने और याद कर लेने हैं। जैसे कि डिस्कशन मेकिंग है कि एक आप डिस्कशन करो, जो भी रूल्स बनाओ या जो भी रेगुलेशन बनाते हैं उसमें आप पहले यानी कि अपना डिस्कशन कर लो, फिर उसके बाद प्लानिंग कर लो, फिर ऑर्गेनाइज़ करो उसको, यानी कि मैनेज करो जो चीज़ें आपने ऐड करनी है या जिसको रिमूव करना है या जिस तरह आपने उसको चलाना है। कम्युनिकेटिंग की जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए, कोऑर्डिनेट एंड एवल्यूशन किया जाए। मतलब आप लोगों को एक यानी कि एक बंदा ही अपने रूल्स सेट ना कर ले, बल्कि इसको एक कोऑर्डिनेट शक्ल में बहुत से लोग मिलकर इसको देखें और इसको यानी कि रूल्स बनाएं एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसको इस प्रोसेस से वो चलकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी रूल्स होते हैं वो उसको फॉलो करके वो रूल्स बनाएं। उसके बाद आ जाता है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखा जाएगा कि इस्लामिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें क्या होता है। एंड इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन दी सर्वेंटी ऑफ अल्लाह द मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट। इसमें है कि अल्लाह ताला जो उसका जो हेड होता है मुस्लिम स्टेट में, उसका जो यानी कि जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं या उसका जो हेड होता है वो यानी कि जो अल्लाह ताला होता है वो अल्लाह ताला के अंडर होती है। द मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रोइंग द स्टेट विच इज़ नोन एज द इस्लामिक स्टेट। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके जितने भी रूल्स हैं वो जो होते हैं कि उससे रूल से पता चले कि ये एक इस्लामिक स्टेट है। द इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी प्रिजर्व एंड डिफाइन द लॉ ऑफ अल्लाह एंड ड्राइव द होली कुरान एंड सुन्ना। और उसमें से जो जितने भी आपके रूल्स बनेंगे, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी रूल सेट करेगा, तरीक़ेकार सेट करेगा, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। द ऑल स्टेट्स फंक्शंस हैव टू डेडिकेट देमसेल्फ टू डिफाइन द डिवाइन लॉ एंड द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी ऑलवेज बी मुस्लिम। उसमें कहते हैं कि तमाम जितने भी रूल्स होते हैं वो उसका जो हेड होता है वो लाजमी तौर पर मुसलमान हो। ऑल सब्जेक्ट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शेल बी ग्रेंटेड इक्वल सिविल राइट। इसमें बताया जाता है कि तमाम जितने भी होते हैं मुस्लिम एक स्टेट में होते हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उन तमाम के जो सिविल राइट होते हैं उन वो बराबर होने चाहिए और वो इस बात को यकीनी बनाए एडमिनिस्ट्रेटर। एंड मैन एंड वुमेन शेल एंजॉय द सेम फंडामेंटल राइट। वुमेन कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम। इसमें कहता है कि औरतें और जो मर्द हैं वो इक्वल है उनके, यानी कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो बराबर होने चाहिए और उनके जो औरतें हैं वो अपने नाम पर भी प्रॉपर्टी रख सकें। द चीफ एग्जीक्यूटिव विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड गवर्न थ्रू कंस्टिट्यूशन। वो कहता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो इलेक्शन के थ्रू और पीपल की राय मर्ज़ी के मुताबिक वो सिलेक्ट हो, और उसके बाद वो जो कानून होता है स्टेट का उसके मुताबिक वो अपनी गवर्नमेंट को चलाए। इसके बाद है जी इस्लाम सीक टू सेट अप जस्टिस सोसाइटी एंड देयर फॉर द अटैच द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टू जस्टिफाई इक्वलिटी एंड फेयर डीलिंग। सो टू इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आर फाउंड ऑन दिस। वो कहता है कि जो एक इस्लामिक सोसाइटी होती है वो उसमें इस चीज़ का यकीनी बनाया जाए कि उसकी जो बेस है वो इक्वलिटी पर हो, कानून पे हो, और इसके लिए 2 रूल्स बनाए गए हैं वो देख लेते हैं हम। दैट एवरीवन इज़ द इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब हर बंदा जो है बराबर होना चाहिए
चाहिए वो यानी कि उसके लिए तमाम जो चीज़ें होती हैं वो स्टेट की वो बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ हो। दैट इन इस्लामिक स्टेट इवन द हेड ऑफ द स्टेट कैन बी यूज्ड ओनली एज प्राइवेट इंडिविजुअल दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पब्लिक एक्ट्स। इसमें कहता है कि जो इस्लामिक हता कि जो इस्लामिक हेड होता है वो भी वही रूल्स फॉलो कर रहा हो, वही उसके लिए भी वही चीज़ें हो जो एक दूसरे लोगों के लिए होती हैं, दूसरी पब्लिक के लिए होती हैं। नॉन मुस्लिम विल बी ग्रांटेड फुल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्शन टैक्स। मतलब उसमें कहा जाता है कि उसमें जो नॉन मुस्लिम है वो भी अपना जो उसको गारंटी दी जाए कि उसकी लाइफ की हिफाजत की जाए, उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी तमाम जो चीज़ें हैं और उसके जो टैक्सेस हैं वो भी उसके बराबर हों जो कि एक मुसलमान पे कर रहा होता है। पता जाता है स्टेट शुड मेंटेन एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंसर्नेशन ऑफ द वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स शुड नॉट बी अलाउड। इसमें कहता है कि जो दौलत होती है उसमें मुनसफाना यानी कि तकसीम हो वो किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। तकरीबन तमाम जो लोग हैं उनमें बराबर के तौर पर उस जो वेल्थ और जो दौलत है वो तकसीम हो। दिस स्टेट शुड बी ट्राई टू अचीव इक्वलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट। वो कहता है कि तमाम जितनी भी इंसानी जितने भी रूल्स हैं जो होते हैं वो इंसानों के लिए लाजमी उस स्टेट में होने चाहिए और इस पर जो एजुकेशन एंड दूसरे वेलफेयर के काम हैं जो इंसानी खिदमत के लिए काम जो हैं वो स्टेट में हो रहे हों। मैक्सिमम फ्रीडम शुड बी अवेलेबल टू द सिटीजन्स। मतलब शहरियों के लिए तमाम जो आज़ादी के जितने भी रूल्स बनाए जाएँ वो आज़ाद हों और ख़ुद मुख्तियार हों। आज नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें अप्रोचेज एंड एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसमें एजुकेशनल स्कूल मैनेजमेंट, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, इसका स्कोप और इसके जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट जो है इसमें डिस्कस होगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट। द टर्म मैनेजमेंट रेफर टू द पर्सनल in an organization who have the right and a responsibility to make the decision and run the institution efficiently within the policies defined in this way। उसमें कहता है जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली होती यही है कि ऑर्गेनाइजेशन ही होती है एक किस्म की। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यानी कि फ़ैसले वगैरह करने होते हैं और जो अपने लाज होते हैं वो सेट करने होते हैं। तो कहता है कि इसकी जो डिफ़ाइन है वो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उसको कह सकते हैं, कौंसल भी कह सकते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई है। तो मैं फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी जितने भी कम से वक्त में जो है आपकी पूरी बुक रिवाइज हो, ताकि आपको जो याद करने में इजीली याद हो जाए, आपको ज़्यादा यानी कि टाइम ना स्पेंड करना पड़े। द फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ द मैनेजिंग रिसोर्स टास्क एंड अदर पर्सन इन ऑर्डर टू अचीव द डिफाइन ऑब्जेक्टिव। ये मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि वो क्या होती है, वो एक एक्टिविटी भी हो सकती है और एक फंक्शन भी हो सकता है जो कि एक मकसद के लिए, एक गोल अचीव करने के लिए काम कर रहा होता है। मैनेजमेंट आल्सो रेफर टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो मैनेजमेंट होती है वो असल में इंसानी जितनी भी सरगर्मियाँ हो उसको यानी कि रेफ़र कर रही होती है, उसको प्रीफर कर रही होती है, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग में जो आ रही होती हैं उस एक्टिविटीज़ को ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इंसानी हकूक़ हैं उनसे जो रिलेटेड होती हैं उसको मैनेज कर रही होती है मैनेजमेंट। आगे जी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, द रिलेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब इन तीनों में जो वो है ताल्लुक़ है उसको डिफ़ाइन किया गया है, वो हम देख लेते हैं कि इनमें ताल्लुक़ क्या होता है। आगे जी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल विद द पार्टिकुलर पर्पस। ये जो लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो नेशनल तलीमी इदारे में जो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को जो इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और इसके बाद आ जाता है जी मैनेजमेंट। इसके बाद जो एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट के जो कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर हैं वो बताए गए हैं, आप लोगों ने इनको याद कर लेना है। एलिमेंट इसके ये होते हैं कि प्लानिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, कमांडिंग आ जाता है, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग आ जाता है। ये 3-4 जो हैं आप लोगों ने याद कर लेने हैं। उसके बाद ये आता है प्लानिंग। एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट के जो हैं वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, शिफ्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड मायरिंग। ये इसके जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, आपने इनको याद।
उसके बाद जी आ जाता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है। इसके जो लेवल्स होते हैं ये भी आप लोगों ने याद करने, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके लेवल कितने हैं और किस तरह से इसको कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप ब्रीफ कर सकते हैं अगर आप इनको डिफ़ाइन आपने पढ़ी होगी। तो उसमें आ जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, यानी कि डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, और सुपरवाइज़र, कंट्रोलर और कोऑर्डिनेट इंस्पेक्टर वगैरह ये जो होते हैं ये इसके लेवल्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। इसका जो मकसद है स्कूल मैनेजमेंट का वो क्या है वो आगे पढ़ लेते हैं हम। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट आर दी सेम एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1979। तो ये एमसीक्यूज भी का अक्सर आता होता था क्विज़ वगैरह में और इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेना कि 1989 में जो हुई थी एजुकेशनल पॉलिसी हुई थी वही उसके जो एम और मकसद हैं जो हमने तय किए हुए हैं। इसका पहला पॉइंट ये है कि फास्टर अ डीप एंड अबेडिंग लॉयल्टी टू इस्लाम एंड पाकिस्तान, यानी कि इस्लाम और पाकिस्तान के लिए इसको स्टूडेंट्स को जो है उसको लॉयल बनाना यानी मुखलिस बनाना है। अगला है क्रिएटिव अवेयरनेस दैट एवरी स्टूडेंट्स इज़ अ मेंबर ऑफ मुस्लिम उम्मा। हर यानी कि स्टूडेंट्स में तालिब इल्म में ये एहसास पैदा करना कि वो एक मुस्लिम उम्मा की तरह सोचे, वो एक मुस्लिम कौम की तरह सोचे और उसका जो एक मेंबर अपने आप को तस्वर करे। द प्रोड्यूस सिटीज़न इक्वलिटी विद द आइडियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है और फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उसके जो तरीक़ेकार थे जो बताया गया था किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, उसका एहसास जो है तमाम शहरियों में पैदा करना, उस तालिब इल्म में वो एहसास पैदा करना। तो इसके बाद है जी दी इंक्लूड दी टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, यानी कि कुरान पाक और जो सुन्नत में जो बातें बताई गई हैं उसको टीच करना यानी सिखाना। आगे जी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट ही है, आप देख लें जी प्रोवाइड एंड इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशनल टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि तमाम जो सिटीजन्स हैं शहरी हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी पैदा की जाएँ, उनके लिए तमाम को आगे बढ़ने के लिए जो इक्वल मौक़े दिए जाएँ। टू इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन एंड डेवलप क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द पीपल, उनमें जो उनकी जो एबिलिटी है उनकी अच्छी एबिलिटी को जो आपने रेफ़र करना है उनको उभारना है जो उनमें अच्छी खसूसियात। उसके बाद आ जाता है जी प्रोवाइड द फंडामेंटल एजुकेशन ऑफ टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ फिफ्थ एंड ईटीसी। उसके बाद ये है कि जो एजुकेशन है वो तमाम लोगों को इसके बगैर कि वो मुसलमान है गैर मुसलमान है, वो क्या रंग का किसका है, कास्ट का किसका है, यानी कि उसकी बरादरी वगैरह कौन सी है, इसको छोड़ के तमाम को इक्वल और मियारी तालीम देना। इसके बाद है जी क्रिएटिव इंटरेस्ट एंड लव फॉर लर्निंग, सीखने के लिए यानी कि उसमें दिलचस्पी पैदा करना। प्रमोट एंड स्ट्रेंथ साइंटिफिक एंड वोकेशनल एंड फिजियोलॉजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन दी कंट्री। इसके मतलब कि जो स्ट्रेंथ है साइंटिफिक से तालीम है, साइंसी तालीम है, वोकेशनल और फिजियोलॉजी है एजुकेशन में है या ट्रेनिंग है, उसको मुल्क में जो है उसको तरक्की देना। और इसको ये तरक्की देना मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट है इसके जो मकसद हैं उसको बयान किया जा रहा है कि उसके क्या क्या मकासद होने चाहिए, आप लोगों ने ये याद कर लेने हैं। उसके बाद एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें बताया गया कि एक स्टूडेंट किस प्रोसेस से गुजर कर एक इन्वायरमेंट में जाता है और किस तरह उसकी जो निशोनुमा होती है वो ग्रो किस तरह करता है। तो इनपुट में कहता है कि वो एक रूल्स और पॉलिसी बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, उसके बाद उस प्रोसेस होता है और प्रोड्यूसर्स होते हैं, उस पर काम होता है और स्टूडेंट को सिखाई जाती हैं। उसके बाद जिस स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट चेक किया जाता है और आउटकम्स आती हैं स्टूडेंट्स की, उसके बाद सोसाइटी में जाता है और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जो उसने चीज़ें सीखी होती हैं वो अपनी सोसाइटी को देता है। तो एक ग्राफ बना हुआ है, ये भी आप देख लें। इसके बाद है जी इश्यूज़ इन मैनेजमेंट, जो इशू जो आते हैं मैनेजमेंट में वो क्या है, वसाइल क्या, तो मसाइल क्या क्या आते हैं जब आप लोग ये काम कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट्स और टीचर्स कर रहे होते हैं। तो इनपुट में इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रोसेस इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रोसेस में कोई इशू आ जाता है, किसी वजह से आप वो काम नहीं कर पाते, उस तरह से नहीं पढ़ा सकते, उस तरह से नहीं सिखा सकते, वो इशू आ जाते हैं। आउटपुट इश्यूज़ आ जाता है, आप ठीक से एग्ज़ाम नहीं ले पाते, आप किसी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम कर रहे होते हैं वो उसमें चीटिंग वगैरह हो जाती है, कुछ भी हो जाता है या कोई ऐसा तरीक़ाकार हो जाता है जिससे वो अपने जो सेट किए होते हैं गोल वो अचीव नहीं हो रहे होते। उसके बाद सोशल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, भी माशरे में भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो भी इश्यूज़ आ जाते हैं। ये जो इश्यूज़ होते हैं जो मैनेजमेंट को अक्सर आ जाते होते हैं। तो इसके बाद जी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, जी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, इसके लिए कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं, पैराकार बताए हुए हैं कि ये किस प्रोसेस के तरीक़ेकार बताए हुए हैं। ये आप लोगों ने अगर लिखने हों तो इसको आप देख लें और याद कर लें और इस तरीके से पेपर में मेंशन कर दें, अदरवाइज़ आप जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। तो इसमें 3-4 पॉइंट बनाए हुए
हुए होते हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल प्लांट, मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स। ये चीज़ें होती हैं जो एक उसके स्कोप पर डिपेंड कर रही होती हैं, उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो इसके साथ ही सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों ने ब्रीफ में समझना है, डिटेल के साथ कोई चैप्टर समझना है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको एक कंप्लीट उस पर भी वीडियो बनाकर उसको ब्रीफ समझा दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरी कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि इसको कम से कम वक्त में बुक को कंप्लीट करूं, ताकि आपका जो टाइम बच सके और कम वक्त में आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकें। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है हमारे पास, वो कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन है। तो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो सुपरविजन होता है उसका मकसद क्या होता है, हमने किस मकसद के लिए पढ़ना है और इसके क्या मकासद होते हैं, तो इस हवाले से पढ़ना है। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक पर्पस एंड काइंड ऑफ सुपरविजन, यानी कि उसकी खसूसियात और उसके मकासद जो हैं उसके बारे में हैं। तो 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, इसमें जो बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और सुपरविजन क्या होता है, इसको पता हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द डिफरेंट टेक्निक एंड सुपरविजन, इसकी जो टेक्निक है, इसके तरीक़ाकार हैं सुपरविजन के, वो क्या मुख्तलिफ हैं। क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइज़र, जो इसकी क्वालिटी है सुपरवाइज़र की, एक जो चेक करने वाला होता है सुपरवाइज़र होता है, उसकी उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये तमाम बातें जो हैं इस अगले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जिसमें होता है सुपरविजन के बारे में लिखा हुआ है, ऑल एफर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग स्कूल ऑफिशियल टूवर्ड प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू टीचर एंड एजुकेशनल वर्कर इन दी improvement of the instruction, professional growth, selection and revision of educational objective, development of instruction, personal growth, selection and revision of the educational objective, development of instructional material, teaching method and evaluation। तो इसमें बताया गया है कि इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक जो आपका टीचर होता है उसको एक आइडियल बनाना होता है, और इसमें जितने भी वर्कर काम कर रहे होते हैं, जिसमें क्लर्क भी आ जाता है और दूसरे भी जितने भी स्कूल में एक लोग काम कर रहे होते हैं, ताकि उस स्टूडेंट्स को एक अच्छी तालीम दी जाए, तो उनको जो है एक लीडरशिप, उनको एक प्रोफेशनल बनाना जो काम होता है सुपरविज़न का। आगे बात हुई थी टू वर्ड सुपरविज़न का जो वर्ड होता है वो मीन टू गाइड, वो गाइड करना होता है उसको, यानी कि रहनुमाई करनी होती है। स्टिमुलेट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर एंड प्रमोट द प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि एक प्रोफेशनल बनाना होता है उसका मकसद। तो आगे आपने एक ग्राफ है उसको देख लेना है, उसमें अगर आप मेंशन करना चाहें पेपर में तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद काइंड ऑफ सुपरविज़न इसमें आता है, इसमें कुछ यानी कि बताई हुई इसकी काइंड बताई हुई हैं जो आप लोगों ने देख लेनी है। इंस्पेक्शन है, लेजी फ्राई है, कोऑपरेटिव है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस है, डेमोक्रेटिक है, ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी सही। करैक्टरिस्टिक ऑफ द सुपरविजन, इसकी जो खसूसियात हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या खसूसियात आ जाती हैं। तो इसमें है डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव इन सेपरेट इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है या स्कूल है उसमें जो एक डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये है कि जो तमाम की राय हो उसको प्रीफर किया जाए। तो ज़्यादा अक्सरियत को देखा जाए कि उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम हो एक स्कूल में, और कोऑपरेटिव यानी कि एक दूसरे के साथ हेल्प किया जाए, ये ना हो कि एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश या जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो ना हो इसमें। सुपरविजन शुड बी इस्टेब्लिश ऑन रिस्पॉन्सिबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि सुपरविजन है जो वो एक रिस्पॉन्सिबल ताल्लुक़ पैदा करे स्कूल में, एक उनका जो तरीक़ाकार होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि इर्रेस्पॉन्सिबल ना हो, गैर जिम्मेवार रवैया ना हो, जिम्मेवार ना एक रवैया जो है वो स्कूल में मैनेज बनाया जाए। इंटरेक्शंस कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कहता है कि एक अच्छा ताल्लुक़ जो है सोसाइटी के साथ, एक अच्छा सोशल ताल्लुक़ जो होगा वो हेल्प करेगा, मदद करेगा उसको, यानी कि लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा। सुपरविज़न शुड बी क्रिएटिव, ये कहता है कि सुपरविज़न जो आप लोग सुपरविज़न कर रहे हो उसके लिए लाजमी है कि उसके पास एक क्रिएटिव नेचर होनी चाहिए, यानी कि कोई अगर मसाइल आ जाते हैं, कोई मसाइल आ जाए तो उसको सॉल्व करने का उसमें काबिलियत होनी चाहिए सुपरविज़न के पास, उसको सॉल्व करे और उसको यानी कि या कोई तब्दीली करनी हो जहाँ से आउटपुट अच्छी ना आ रही हो तो उसको उसके लिए प्रोसेस चेंज करना पड़े, तो उसमें ये काबिलियत हो कि वो इसको चेंज करके कोई अच्छा मेथड उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। सुपरविज़न में शुड बी इन साइंटिफिक, और ये साइंटिफिक होनी चाहिए, मतलब तमाम जो कैलकुलेटर होनी चाहिए और बेस हो, साइंस पे बेस हो इनके, जिसको अकल जो तस्लीम करे कि ये वाकई इसके जो कुछ नताइज जो हैं वो हासिल होंगे। सुपरविजन शुड बी एक्सपेरिमेंटल एंड ऑटो क्रिटिकल इन नेचर, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे हो, उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाए थोड़े से स्टूडेंट्स पे कि अगर वो इफ़ेक्टिव होती है तो फिर उसको यानी कि तमाम स्टूडेंट्स पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
इसके बाद जी डिफरेंस टेक्निक ऑफ सुपरविजन है। सुपरविजन के बहुत से जो है ना तरीक़ेकार हैं, इनकी टेक्निक हैं, उसके बारे में मैं मेंशन किया हुआ है। हम ये पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है तरीक़ेकार होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दी प्रिवेंटिव। एक सुपरवाइजर कैन बी श्योर दैट द सर्टेन डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम विल बी कन्फ्रंट एवरी न्यू टीचर। ही कैन एंटिसिपेट द टीचर डिफ़िकल्टी एंड प्रिवेंट देम। ये कहता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स और न्यू टीचर्स आते हैं, एक सुपरवाइज़र को पता हो कि वो क्या क्या, जो एक न्यू टीचर आएगा वो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसको किस तरह इस मुश्किलात से बचाना है, वो तमाम जो बातें एक सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए। इसके बाद है जी कोरेक्टिव। कोरेक्टिव होता है सुपरविजन यूज टू प्रोसेस टू प्रमोट चेंज इन टीचर बिहेवियर इन हिज प्रोफेशनल सिचुएशन। इट इज़ द एबिलिटी टू सुपरवाइजर टू इंटरनेसरी टू इम्प्रूव अ टीचर परफॉर्मेंस। इसमें वो बताया गया है कि जो एक सुपरवाइज़र होता है उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि वो जो टीचर के जो रवैया है उसको चेंज करके प्रोफेशनल रवैया बनाने में मदद करे। उसका तमाम तर कोशिश यही हो कि तमाम टीचर जो हैं इसको प्रोफेशनल बने। उसके बाद और इसके बाद ये काबिलियत भी हो कि वो जो टीचर की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करे। अगर एक दफ़ा रिज़ल्ट कम आया है तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने में वो हेल्प करे टीचर की, कि वो अपनी किस तरह अपने रिज़ल्ट को जो है इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद आ जाता है जी कंस्ट्रक्टिव। एक जो सुपरवाइज़र होता है वो यानी कि जो इफ़ेक्ट होता है उसको कम नहीं करता, ख़त्म नहीं करता, उसको कम नहीं करता, बल्कि जो है ना ग्रो करता है और बढ़ाता है। जो अच्छे अंदाज़ होते हैं, जो अच्छे तरीक़ेकार होते हैं, उसको जो है वो हेल्प करता है, उसको प्रमोट करता है। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि जो एक टीचर होता है वो अपने जो लर्निंग प्रोसेस है और वो जो हमेशा रियल हकीकी और इफ़ेक्टिव जो असरअंदाज होने वाले हैं वो अपनाए एक टीचर। उसकी जो ग्रोथ है, टीचर की ग्रोथ है, उसको बेहतर बनाने में बनाता है। कंस्ट्रक्टिव रोल होता है उसका। आगे है क्रिएटिव। उसमें क्रिएटिव में ये होता है कि वो जो एक टीचर को है फ्री हैंड दे दे कि वो अपने जो क्रिएटिव नेचर है, वो अपने आप से जो अपने तजुर्बात करना चाहते हैं, वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं या वो अपने में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उनको फ्री हैंड दे के वो अपने काम करिए और क्रिएटिव नेचर स्टूडेंट्स में, टीचर में पैदा करे। वो मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने आप को बेहतर करें और इसको जो गोल हैं उसको अचीव करें। उसके बाद आ जाता है जी पर्पस एंड नीड ऑफ सुपरविजन, यानी कि उसका मकसद और उसकी ज़रूरत क्या होनी चाहिए, एक सुपरवाइज़र की क्या होनी चाहिए। तो सेट अप द सूटेबल गोल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि वो अपना गोल सेट करे और एजुकेशनल के लिए इंस्टीट्यूशनल यानी कि मैनेजमेंट जो स्कूल है उसके लिए, एंड प्रोवाइड द प्रोफेशनल लीडरशिप, उसका जो लीडरशिप है उसको बेहतर प्रोवाइड करे स्कूल को, एंड बोर्ड एंड डिवीजन ऑफ द टीचर रिगार्डिंग एजुकेशन और रियलाइज दिस सोसाइटी नीड्स, माशरे की जो ज़रूरियात हैं उसको महसूस करें। प्रमोट द क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, और ऐसे तमाम टीचर जो क्रिएटिव हों और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रखते हों, अच्छी सोच रखते हों, उनको जो है प्रमोट करें। ये इनके काम होते हैं सुपरविजन के। उससे आगे भी कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। दी यूनिफाई द टीचर इन टू आ टीम, यानी कि उनको एक मुतहद करे टीचर्स को तमाम को, स्टैंड द ब्रिंक अबाउट द नीड चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और इस चीज़ को महसूस करवाए और ये चीज़ देखे कि इसमें क्या क्या जो ज़रूरियात हैं अभी इनको कमी को जो किस तरह दूर किया जा सकता है। उसके बाद है जी शेयर पब्लिक सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल एंड गेट दी सजेशन फॉर दी रेटिफिकेशन। उसमें मतलब ये है कि जो सोशल जो मसलाइल हैं, जो माशरती मसाइल एक स्कूल फेस कर रहा है या इश्यूज़ आ रहे हैं सोशल माशरे की तरफ से, उसको डिटरमाइन करे, उसको यानी कि मालूम करे और उसको जो हल करने की कोशिश करे। एंड डेवलप प्रोफेशनल अवेयरनेस, और एक प्रोफेशनल अवेयरनेस आगाही पैदा करे स्कूल में। हर टीचर को ये जज्बा पैदा हो कि वो जो अपना प्रोफेशनल बने, एक प्रोफेशनल टीचर बने। इसके बाद है जी रोल ऑफ है सुपरविजन। इसका रोल क्या होता है, किरदार क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन रोल, एकेडमिक रोल होता है। और इसके बाद अप्रोबिलिटी एसेसिबल टू टीचर, हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, विजन एंड फेथ होना चाहिए, उसमें ईमान होना चाहिए और उसमें एक मकसद होना चाहिए, उसका एक गोल होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें करनी हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर में। इसमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एक जो एडमिनिस्टर होता है उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और उसकी जो ख़ास तौर पे खसूसियात होनी चाहिए, वही इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। आपने इस चैप्टर में से अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आएगा तो उसकी अपने खसूसियात और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो मेंशन कर देनी है पेपर में। तो इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है
उसमें है एजुकेशनल प्लानिंग। इसमें जो एजुकेशनल की प्लानिंग जो की जाती है उसमें उसके बारे में पढ़ना है कि इसकी किस तरह से जो है प्लानिंग होनी चाहिए। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्लान, एम मकसद और उसके जो मकासद हैं वो क्या होने चाहिए। टाइप ऑफ एजुकेशन प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसके तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और किस किस्म की होनी चाहिए। प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, ये यानी कि प्रोसेस तरीक़ाकार किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशंस आएंगे। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या आएगी, एजुकेशन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड एजुकेशन, इसकी जो डिफ़ाइन है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एम, मेन एम ऑफ एजुकेशन, जो मेन एम है वो क्या है, टोटल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मेंटल, फिजिकल एंड मोरल, etc। जो इसके तमाम जो टोटल डेवलपमेंट है एक स्टूडेंट्स की है वो क्या क्या होनी चाहिए। इसमें मेंटल को भी देखा जाता है, मेंटली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स में क्या क्या जो खसूसियात पैदा होंगी जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं। इसमें फ़िज़िकल के क्या क्या स्टूडेंट्स सीखेगा और मोरल, और इसका जो इखलाकी जो नतीजा निकलेगा वो किस सूरत में निकलेगा। इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसमें इकोनॉमिक हिसाब से वो उसके माशरे के जो इकोनॉमिक जितने भी मसाइल होते हैं उसको हल करने में उसमें क्या खसूसियात पैदा होंगी। मेंटेनेंस ऑफ द कल्चर आइडेंटिफाई ऑफ द सोसाइटी, तो मैं उसमें जो कल्चर की अहमियत है उसमें वो कितनी पैदा होगी। जो सोसाइटी में जो सोसाइटी का किरदार है उसमें जो कल्चर वगैरह और इसकी जो चीज़ें हैं वो उसको बेहतर बनाने में स्टूडेंट्स का क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स ने सीखनी है। इन तमाम चीज़ों को यानी कि रखा जाता है सामने जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो इसके बाद जी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ग्रुप्स, अब कुछ ग्रुप्स को ऑप्शन दिए जाते हैं कि कुछ अगर आप कोई पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखता है स्टूडेंट्स तो उनके लिए क्या बनाना चाहिए, कौन से यानी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। उसके लिए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन रखा जाए कि एक एजुकेशन इस तरह की बनाई जाए जिनमें जो पॉलिटिकल अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो वो पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में, सियासत के बारे में सीखें। जो एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन है, जो इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, वो पॉलिसी इस तरह बनाई जाए और उसमें ग्रुप ऐसे सेलेक्ट किए जाएँ, ऐसी बुक्स है, ऐसा कंटेंट यानी कि तैयार किया जाए जो जो इकोनॉमिक के लिए बेस्ट हो और अच्छा हो। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, जो सोशल के बारे में सीखना चाहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन पर्सनल डेवलपमेंट एंड बेटर ऑप्शन ऑफ, दूसरे जो एजुकेशन मकसद हैं, जो तरीक़ेकार हैं, उसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए अलहदा एक ग्रुप बनाया जाए, वो उस किस्म का जो है एक कंटेंट बनाया जाए। उसके बाद आ जाता है जी एजुकेशनल पॉलिसी कमीशन ऑफ द यूएसए डेवलप फॉर सेट ऑब्जेक्टिव। इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में सोचें, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में यानी कि इंसानों के बारे में बंदा सोचे, वो पॉलिसीज़ इस तरह हों कि वो इस ये चीज़ें करें स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक एफिशिएंसी आए, इकोनॉमिक में बेहतरी करने के लिए बंदा सोचे, और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो शहरी जो आपका ज़िम्मेवारी है उसको महसूस करे। इस तरह का एक स्टूडेंट्स को बनाना मकसद होता है, वो पॉलिसी बनाते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन प्लानिंग विद द एजुकेशनल प्लानिंग, जो एजुकेशन की प्लानिंग की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि जो हमने सेट किए हुए हैं, हमने तरीक़ेकार यानी कि जो डिसाइड किए हुए हैं, गोल अचीव किए हुए हैं, क्या वो एजुकेशन इदारे में भी वो रिसोर्स हैं, वो चीज़ें हैं कि हम उसको अचीव कर सकें, कि वो जो हमने कोई प्रैक्टिकल करवाना है या कुछ भी करवाना है तो उसमें जो मटेरियल है जो स्कूल में हों उसके मुताबिक ही यानी कि पॉलिसी बनाई जाए। उसके बाद जी कुछ गोल्स बताए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन प्लानिंग में होने चाहिए। वो प्रिपरेशन और अल्टरनेट डिसीजन होने चाहिए, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम एंड सर्विस होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंस एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। मतलब ये जो हैं गोल हैं वो सामने रखने चाहिए जब आप लोग सुपरविजन की जो एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, इसमें देख लेते हैं हम कि क्या बातें हुई हैं। उसके बाद जी आ जाता है टाइप ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग होनी चाहिए कि किस किस किस्म की होनी चाहिए। इम्परेटिव एंड सेंट्रलाइज प्लानिंग होनी चाहिए, एक मखसूस जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए। इंडिकेटेड एंड प्लानिंग और लोकल लेवल प्लानिंग, यानी कि लोकल लेवल पे अगर एक स्कूल किसी जिस भी सोसाइटी में जो उसके इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल है उस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। सेटा ओरल प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि एक बातचीत के ज़रिए जो एक प्लानिंग की जाए। लोकेटेड ऑफ द फोन टू द सेक्रेटरी टू द डिप्टी, एवरी डिपार्टमेंट डिटरमाइन इट्स ऑन प्रायोरिटी स्लो प्लेस पीस ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि इसमें तमाम जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो हर चीज़ को देख कर ही प्लानिंग तय करें। इंटीग्रेट द प्लानिंग, यानी कि एक तकरीबन हर एरिया के लिहाज से होनी चाहिए, पूरा उसका देखा जाए कि इसकी जो प्लानिंग कर रहे हैं ये क्या, इस पर क्या क्या असर अंदाज होंगे और माशरे पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और ये कितना कारआमद साबित होगा। ये तमाम जो है इंटीग्रेट करके उसके बाद पॉलिसीज़ बनाई जाएँ।
तो उसके बाद है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फार्मूलेशन। इसकी जो प्लानिंग की जाती है उसके क्या क्या तरीक़ेकार होने चाहिए। बोर्ड ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट सेटिंग, पहले जैसे यानी कि एक टारगेट सेट किए जाएं और इस पे सर्वे किए जाएं, इकोनॉमिक कंडीशन तमाम चीज़ों पे यानी कि सर्वे किए जाएं और इसके लिए एक तरीक़ाकार यानी कि बनाया जाए। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान साइज़, उसके बाद एक प्लान बनाया जाए, उसका देखा जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और कितना तमाम जो चीज़ें उस पर असरअंदाज होंगी उस पर गौर किया जाए। तो उसके बाद है डायरेक्टर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इस पर जो जितने भी अखराजात आएंगे, एक्सपेंडिचर आएंगे, उसको देखा जाए कि उसको कितने आएंगे। डायरेक्शन ऑफ रिसोर्स, और उस पे जो आपके रिसोर्स हैं, जो आपके जो आपके पास जितनी आपकी आमदनी है और जो जो आपके पास रिसोर्स हैं वो देखे जाएं। और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो इसके बाद आपके जो जो फाइनेंस के जितने भी यानी कि सोर्स हैं, आपके जो आमद है, पैसे हैं और बजट है, उसको भी देखा जाए। तो इसके बाद देखा जाता है जी प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इसमें प्रोसेस हो जाता है फाइनेंशियल, जो ये क्या क्या जो पॉइंट्स हैं उसको देखा जाता है कि इसमें क्या कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं असर हो रहे होते हैं फाइनेंशियल तौर पर। तो उसमें गवर्नमेंट रिसोर्स भी हो रहे होते हैं, ग्रांट भी ली जा सकती है, लोन भी लिया जा सकता है, या इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, किसी से करवाई जा सकती है। डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट होते हैं एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, उससे भी इसको मैनेज किया जा सकता है। और स्पॉन्सरिंग एजेंसीज ऑन फाउंड, जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात किसी पॉलिसी को, उनसे भी ये फंड वगैरह लिया जा सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, यानी कि लोकल लेवल पे कोई शख्स करना चाहे, या लोकल बॉडी सर्विस होती है जो वो भी इसको फाइनेंस करना चाहती है और पैसे वगैरह देना चाहती है, तो वो भी इसको कर रही होते हैं। नॉट गवर्नमेंट ब्रोमिंग, लाजमी नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो है वो ही करे, बाकी जितने भी इदारे कर रहे होते हैं फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी भी पॉलिसी को, उसके बारे में ये 3-4 पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में कुछ 2-3 लाइनें मेंशन की हुई। इसमें वो बातें की गई हैं कि एक जो मेन एक आम आदमी की जो और स्कूल की जो पावर होती है, उसकी जो काबिलियत होती है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाए। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी एंड हुआ है और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी तमाम जो बातें होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसको भी हम इसी तरह पढ़ लेते हैं और उसकी जो मेन मेन पॉइंट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह कोशिश करेंगे कि बुक्स जल्द से जल्द और कम से कम वक्त में जो हमारी कवर हो जाए, ताकि आप लोग इसको इजीली याद कर सकें, आपके जहन में इजीली बातें बैठ सकें। है इसमें है स्कूल डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसके मकसद क्या होते हैं। और यानी कि स्कूल डिसिप्लिन की डेफिनेशन होगी, क्लासरूम मैनेजमेंट की जो एक डेफिनेशन होगी, इसका मफहूम होगा। उसके बाद होगी कि ये इसका जो हम अपने जो मुल्क में किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और किस तरह ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और कौन से अनासर हैं जो इसको मुतासर कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद बताया हुआ है जो इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके मकसद जो हैं वो क्या क्या हैं। एक जो टीचर है वो इसको पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएगा वो। उसके बाद पॉइंट 1 बताया हुआ है कि स्कूल का जो डिसिप्लिन है और क्लासरूम मैनेजमेंट है उसको जान सकेगा, उसको तारीफ़ कर सकेगा। और उसके बाद जो नीड्स है, इंपॉर्टेंस, इसकी जो अहमियत है उसको भी जान जाएगा। और इसके जो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के वो भी वो जान चुका होगा इस चैप्टर के लास्ट तक। तो इसके बाद हमने पढ़ना है जी स्कूल डिसिप्लिन एंड इट्स पर्पस, यानी स्कूल का डिसिप्लिन और इसके मकासद। तो जो डिसिप्लिन है ये लातीनी लफ्ज़ है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है प्यूपल यानी शागिर्द और डिसिपल। तो इसके बाद है जी जो रूल्स एक इदारे ने बनाए होते हैं उसको, जो रूल और रेगुलेशन और प्रिंसिपल जो बनाए होते हैं उस पर जो अमल करना और उसको अमल करना, उसकी पैरवी करने को जो है कहते हैं डिसिप्लिन। उसके मकसद क्या होते हैं, वो बच्चे को एक जो सिक्योरिटी महसूस करवाता है, तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है डिसिप्लिन करने से। और इसके बाद जी जो वो अपने आप को एक बेहतर जो है बेहतर शहरी बनाने में मदद मिलती है अगर आप डिसिप्लिन पे एक बच्चा अमल करता है। उसके बाद जो उसको एक सक्सेस अपनी जो अपनी कामयाबी की तरफ यानी कि पहुंचाने में ये एक अच्छा जो है उसको खुशी दिलवाता है और उसको एडजस्ट करता है कि वो अपनी कामयाबी और अपनी जो सक्सेसफुल गोल्स हैं लाइफ के उसको अचीव कर सके।
उसके बाद चिल्ड्रन को कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट और अपनी जो उसकी ज़रूरियात हैं बच्चे की वो महसूस करवाता है डिसिप्लिन, और उसको जो अपना रवैया होता है बच्चे का वो कंट्रोल करने में मदद करती है डिसिप्लिन। इसके बाद जी है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लास के अंदर करता है, ताकि जिस वो तमाम एक्शन वगैरह और तरीक़ेकार जिससे कि एक बच्चा जो है अच्छे एनवायरनमेंट में, एक अच्छे माहौल में अपनी तालीम हासिल कर सके और सीख सके। उसके बाद हमने देखना है जी, जो एक कहते हैं कि गुड क्लासरूम मैनेजर इज़ ऑलवेज अ गुड टीचर, कि एक जो होता है टीचर होता है जो एक क्लास को अच्छा हैंडल कर लेता है, मैनेज अच्छा कर लेता है, वो एक अच्छा टीचर होता है। तो अब हम कुछ फैक्टर पढ़ेंगे, वो वाले फैक्टर पढ़ेंगे जो जो डिसिप्लिन को यानी कि असरअंदाज होते हैं, वो वाले अनासर जो डिसिप्लिन पर असरअंदाज होते हैं। इसमें टीचिंग इन अ नॉर्मल, ये एक फैक्टर है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें वो कहता है कि जो बड़ी क्लासेस होती हैं वो भी जो एक सीखने के प्रोसेस को, एक इल्म हासिल करने को, एक स्टूडेंट्स को और टीचर को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अगर क्लासेस ज़्यादा बड़ी होती हैं, लार्जर साइज इन क्लासेस। तो उसके बाद है जी टीचर देयर इज़ हैविंग नो इनसाइट्स। तो इसमें कहता है कि अगर टीचिंग एक टीचर के पास अच्छे मटेरियल वगैरह नहीं है, अगर वो यानी कि नॉलेज ज़्यादा नहीं है, या नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो उसको भी अपने टाइम में जो है उसको यानी कि उसको मैनेज करना जो होता है वो टीचर के लिए एक मुश्किल हो जाता है। आगे है जी टर्म मैनेजमेंट। इस पे भी यही कहता है कि एक बड़ी क्लास में जो होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना जो होता है वो टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल बताए हुए हैं कि ये जो प्रिंसिपल हैं वो स्टूडेंट्स को जो फॉलो करना चाहिए। उसमें पहला आ जाता है जी स्टूडेंट नीड राइट। इसमें भी यही आ जाता है कि एक स्टूडेंट जो है वो आज़ादी से अपने जो तमाम काम जो है वो सर अंजाम दे। ये ना हो कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जिसमें वो प्रेशर में सीख ना सके। उसके पास ये हक होता है, उसका राइट होता है कि वो अपने एक फ्रीली माहौल में, एक आज़ाद माहौल में अपनी तालीम हासिल कर सके, अपन खुद सीख सके। और जो उसके बाद है टीचर नीड्स राइट्स, और टीचर के क्या हकूक़ हैं वो देख लेते हैं। जो टीचर होता है वो ये चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको गौर से सुने और एक ऐसा अच्छे माहौल में वो पढ़ा सके जिसमें स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है, वो सीखने का जो माहौल है वो ग्रो हो, वो आगे बढ़े। तो उसके बाद तमाम जो मटेरियल होते हैं सिखाने के लिए वो भी मौजूद हों। तो इसके बाद है जी डेरोमेट्रिकली डेवलप अ सेट ऑफ रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंस। जितने भी कानून होते हैं क्लास के या स्कूल के, वो एक यानी कि तमाम के राय से बनाए गए हों, एक जमहूरी एक कानून हो जो सबके लिए बराबर हों। इसके बाद कहा जाता है कि जो रूल्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट हों और हर क्लास पर वो लागू हों, और वो आइडियल हों, जिससे कि एक तमाम जो स्टूडेंट और टीचर हैं उसकी जो रिस्पेक्ट का पहलू है वो भी मद्देनज़र रखा जाए। आगे उन्होंने कुछ यानी कि और पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिससे यानी कि प्रॉब्लम होती हैं, और जो आपके प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के वो कैसे होने चाहिए उनके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद ये है कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन स्कूल, जो एक आम जो होती है, जो टीचर को प्रॉब्लम होती है या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है स्कूल्स में, उनके बारे में आगे डिस्कस किया गया है, कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। उसके बाद ये है हार्ड एंड फास्ट रूल इन द स्कूल क्लासरूम। बहुत ज़्यादा सख्त जो रूल होते हैं वो भी टीचर यानी कि प्रॉब्लम का बहस बनते हैं। और जो फैमिली प्रॉब्लम्स भी कुछ होती हैं, कुछ जो होती हैं थ्रीटेंड अनरीजनेबल एटीट्यूड ऑफ द टीचर। कुछ टीचर्स का जो है जो बिहेवियर होता है वो अन एटीट्यूड होता है, यानी कि एक गैर इखलाकी होता है और वो ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को सीखने में यानी कि मसाइल पैदा होते हैं। उसके बाद आपसे वो ये पूछ सकता है कि एक अच्छे आप यानी कि आपने जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको कंट्रोल आप किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो उसको आप बता सकते हैं कि एक एक दो तीन मेथड जो है वो है कोऑपरेटिव अप्रोच भी होता है, एक्टिव अप्रोच भी होता है, और प्रोएक्टिव अप्रोच भी, ये भी होते हैं जिससे आप लोग उसको यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को, एक गैर संजीदा बिहेवियर को आप इन तीन चार जो है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं पेपर में कि आपके जो क्लास के रूल्स होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, यानी कि फॉलो डायरेक्शंस, फॉलो लिसन विद टीचर टॉक्स, यानी कि उस्ताद की जो बातें वो सुनी जाएं, और राइज योर हैंड व्हेन यू आर विश टू स्पीक। जब आप बोलना चाहें तो आप हाथ खड़ा कर दें, और डोंट रन फाइट इन दी क्लास, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, और आपको ये क्लास में लड़ना नहीं चाहिए। इस तरह के जितने भी रूल्स होते हैं वो आपने यहाँ पर मैंशन कर देने हैं।
यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाई गई हैं, कुछ यानी कि पिक्चर दिखाई गई हैं जिससे क्लासरूम की जो सेटिंग मैनेजमेंट है और दूसरे जो मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके बारे में वो आप देख लें। इसके बाद हमारे पास छठा चैप्टर है जिसमें मैनेजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्स। इसमें वो तमाम यानी स्कूल की बिल्डिंग्स आ जाएंगी, इमारत और दूसरे जो फिज़िकल पहलू हैं उनके बारे में डिस्कस होगा कि वो किस तरह के होने चाहिए। इसके बारे में पूरे चैप्टर आप पढ़ेंगे ये वाला। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो एक कमरा जमात होना चाहिए, जो कमरे होते हैं स्कूल के वो कैसे होने चाहिए। इसमें कहते हैं कि जी इन्वायरमेंट उसमें शोर और गुल ना हो, इस तरह बनाए जाएँ कि उसमें खामोशी हो। और उसके बाद ये इकोनॉमिक ऑल द अवेलेबल स्पेस शुड बी यूज्ड। जितनी भी हो उसमें स्कूल में कमरे जो रूम होते हैं, रूम में जितनी भी स्पेस होती है, जितनी भी जगह होती है उसको कम्प्लीटली यूज़ किया जाए। ये ना हो कि कुछ ज़्यादातर एक खाली पड़ा हो और एक तरफ ज़्यादा बच्चे बैठे हों, इस तरह की कुछ चीज़ें ना हों। तो जो तमाम जो होते हैं उनके साइज़, जो कमरे होते हैं उनके साइज़ भी बराबर नहीं होने चाहिए, छोटे बड़े साइज़ के भी होने चाहिए। तो 50% शुड वी हैव द राइटिंग बोर्ड ऑन द। और तमाम जो रूम होंगे उसमें बोर्ड्स होने चाहिए कि जिस पर वो लिख सकें। और जो यंग बच्चे होते हैं उनकी कोशिश की जाए कि उनके जो रूम्स हैं वो पहले फ्लोर पे हों, ये ना हो कि सेकंड या थर्ड फ्लोर पे ना हों। स्कूल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन एरिया, यानी कि जो स्कूल को बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वो किस तरह होनी चाहिए। तो इसको बनाते हुए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब एक बिल्डिंग को जो तैयार करते वक्त जो उसकी एजुकेशनल जो प्रिपरेशन है, एजुकेशनल जितने भी मकासद हैं उसको जहन में रखा जाए। टीम अप्रोच ऑफ प्लानिंग, अपनी टीम की शक्ल में मनसूबाबंदी करनी चाहिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए। इंक्रीज द साइज़ मोर स्पेशलाइजेशन डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्पेस, तो ये जो साइज़ है उसको ज़्यादा बड़ा रखा जाए और जो जितनी भी इंस्ट्रक्शनल स्पेस है उसको भी ज़्यादा किया जाए। फ्लेक्सिबल इस डिज़ाइन, उसमें फ्लेक्सिबल हो, ये हो कि उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, हर पहलू से सोचा जाए कि इसमें जो दीगर एक्टिविटीज़ की जाएंगी क्लासरूम्स में वो भी उसके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये भी जब कंस्ट्रक्शन की जाती है, मनसूबाबंदी की जाती है कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये भी ज़हन में रखा जाता है कि इसको सिंगल स्टोरी बनाना है या डबल स्टोरी बनाना है। उसके बाद है जी सिग्निफिकेशन ट्रेंड इन द स्कूल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक स्कूल की इमारत बनाते हुए जो मनसूबाबंदी की जाती है उसके जो कुछ रूल्स होते हैं उसको देख लेते हैं। यूजेस ऑफ लार्ज साइट्स, इस पे यानी कि ज़्यादा जो साइज़, लंबे साइज़ और इस पे फोकस किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग आर मोर देन वन कलेक्शन, मतलब कि क्लासरूम को जब बनाया जाता है तो इसमें बहुत से और मकासद के लिए भी यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए भी सोचा जा सकता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें अगर इसमें करवाई जाएँ तो उसके लिए भी वो यानी कि कंफर्टेबल हो और बेहतर हो। तो कमरा जमात में जो रोशनी का है उसको भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाता है। और इसके बाद है जी कंसर्न विद थर्मल एनवायरनमेंट, यानी कि उसमें देखा जाता है कि उसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो भी, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है कि वो भी मुनासिब रहे और उसको जो हवा वगैरह है उसके लिए भी मुनासिब बंदोबस्त किए जाने चाहिए। इसके बाद जी है टेप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि हम एक वीडियो या ऑडियो दिखाकर बच्चों को समझाते हैं, तो वो भी क्लासरूम में मैनेज किया जाए कि वो कहाँ पर लगाने हैं और उसके लिए भी प्रॉपर निज़ाम किया जाना चाहिए कमरे में। इससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चे ज़्यादा शौक़ से और दिलचस्पी से लेते हैं। तो ये इसके 2-3 जो पॉइंट्स हैं वो बनाए हुए हैं, इसके नाम्स लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद जी लेबॉर्ट्री है कि वो लाइब्रेरी जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि आप वो देख लें कि वो किस तरह की होनी चाहिए। उसमें बुक शुड बी एज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो शौक़ के मुताबिक किताबें रखनी चाहिए और बाकी तमाम जो ज़रूरियात होती हैं, ज़रूरियात की किताबें बुक्स होती हैं, और उसमें जो माहौल होता है वो एक प्रॉपर माहौल, पुरसकून माहौल होना चाहिए एक लाइब्रेरी में। इसके बाद जी 7 चैप्टर है जिसमें बहुत सारे हम रिकॉर्ड्स के बारे में यानी कि पढ़ेंगे कि हम जो अभी हम स्कूल में एक रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं, जो रजिस्टर पे नोट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितनी किस्में होती हैं और उसकी अहमियत क्या होती है, वो क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं और कितना फ़ायदेमंद होते हैं, ये तमाम बातें होंगी। और यहाँ पर सिंपली उसने नेम मेंशन किए हुए होंगे कि आपने ये जो रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट की हाज़िरी के लिए रजिस्टर होता है, फिर एक टीचर के लिए होता है, फिर एक
होता है जहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर होता है जिस पर उसके मार्क्स वगैरह लिखे होते हैं। और एक रजिस्टर ये भी होता है कि उसका जो एडमिशन किया जाता है उसकी डेट वगैरह भी मेंशन की जाती है, और जब उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और जब एक स्टूडेंट्स को जब यानी कि स्कूल से फ़ारिग किया जाता है स्कूल के, तो उसके लिए भी एक रजिस्टर होता है जहाँ पर तमाम जो रिकॉर्ड होते हैं स्टूडेंट्स के वो मेंशन होते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने तब यहाँ से यहाँ इस डेट से इस डेट तक यहाँ तक तालीम हासिल की है इससे। तो ये तमाम जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके नाम्स रजिस्टर वगैरह के हम देख लेंगे। इसमें स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स वगैरह लिए, ये भी स्कूल में मेंशन होता है और ये स्कूल में दर्ज किए जाते हैं। एक जो हेड होता है उसके पास कंप्लीट उसकी जो एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस है वो लिख एक रजिस्टर पर बनाकर लिखी गई होती है, जो रिपोर्ट स्कूल के पास होती है। तो ये भी स्कूल के रिकॉर्ड में आ जाती है। यहाँ पर कुछ रजिस्टर मेंशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इनके नाम याद रख सकते हैं और अपने पेपर में इसको फिर लिख सकते हैं। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप लोगों को चाहिए, एक और इसकी क्या अहमियत वगैरह है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये आप तमाम जो हैं इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद जी लास्ट पे वही वो मेंशन करता है कि इसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं और इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वही मैंने जो बातें बताई हुई हैं कि स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्टूडेंट का मुकम्मल कंप्लीट रिकॉर्ड उसके पास मौजूद हो और एक टीचर का भी कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बहुत सारे रजिस्टर जो हैं यूज़ किए जाते हैं। जो एक रजिस्टर ये भी होता है कि जितने भी अखराजात होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं एक रजिस्टर पे। इसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजरी स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में जो तलीमी ढांचा है उसके बारे में बात की गई है कि वो किस तरह है और कौन कौन इसको जो है यानी कि हेड करता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सूबाई होता है, हर सूबे का एक तलीमी वज़ीर होता है और एक वफाकी वज़ीर होता है। तो ये दोनों अपने यानी कि कंप्लीट जो तलीमी निज़ाम होते हैं उनको मैनेज करते हैं और चलाते हैं। तो इसके बारे में तमाम ये बातें जो है आगे मेंशन होंगी, आप हमने वो पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या होता है? वो जो मिनिस्टर होता है वो सूबाई हुकूमत का जो मिनिस्टर होता है, वो फिर जो सूबों की जो हुकूमत होती है उसके साथ मिलकर वो अपनी जो तालीम की जो जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं और जितने भी मामलात हैं उसको चलाता है। और इसका जो दफ्तर होता है वो एजुकेशन सेक्रेटेरिएट में होता है। तो ये जो है एजुकेशन सेक्रेटरी जो होते हैं, ये जो होता है ये चीफ़ एग्जेक्टिव होता है। तमाम एजुकेशन जितने भी सेक्रेटरी होते हैं एजुकेशंस के, उसका जो चीफ़ सेक्रेटरी होता है वो भी उसको कहते हैं। तो ये जो होता है हेड होता है, ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का यानी कि हेड भी होता है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। तो आगे एक ग्राफ की शक्ल में, एक तस्वीर की शक्ल में भी समझाया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान होती है वो हेड होती है, उसके नीचे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है उसके नीचे जो होता है एजुकेशन सेक्रेटरी होता है। और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है वो एक कैबिनेट सेलेक्ट करती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिलेक्ट करता है अपनी कैबिनेट में, उसको मिनिस्ट्री दी जाती है। लेकिन नीचे जो एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इसके नीचे भी बहुत से विंग्स होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से विंग्स हैं जो है काम कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग भी होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसका क्या किरदार होता है, इसका क्या हकूक़, इसके यानी फ़राइज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका काम जो सेक्रेटेरिएट जितना भी होता है सेक्रेटेरिएट होता है उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना होता है। आगे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग है, इसमें जो वो प्लानिंग करते हैं अपने 5 साल के, अगले 5 साल के लिए तैलीम में क्या क्या यानी कि तब्दीलियाँ लानी हैं उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। एंड प्राइमरी एंड नॉन प्राइमरी एजुकेशन इस विंग होता है कि इसको देख लेते हैं। प्राइमरी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसका विंग होता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी देख लेते हैं। इसमें ये प्राइमरी या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ये होता है कि ये जो नेशनल सतह पर ये रूल्स बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और ये देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में उसको कम से कम किया जा सके।
उसके बाद है जी लाइब्रेरी बोर्ड्स एंड स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर विंग्स। और इसके बाद है जी फेडरल इंस्टीट्यूशन विंग्स। जो फेडरल इंस्टीट्यूशन होता है वो इस्लामाबाद में होता है, वो मरकज़ी होता है। और इसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं इस्लामाबाद और वफाक में जितने भी काम होते हैं वो ये कंट्रोल करता है। और वफाक के नीचे जितने भी एजुकेशन के इदारे होते हैं वो इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है जी करिकुलम विंग होता है। ये वो होता है जो एक निसाब को तश्कील देने के लिए ज़िम्मेवार होते हैं। अब ये एक 1 क्लास से और 12 क्लास तक ये तमाम जितने भी होते हैं वो टीचरों की जो ट्रेनिंग होती है उनको भी मैनेज करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी करवाते हैं और इनके लिए जो निसाब वगैरह है वो भी देखते हैं और इसको मैनेज करते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी काम होते हैं उनको पीएचडी लेवल तक उनको कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव विंग्स होता है जो कि पाकिस्तान के और जो इंटरनेशनल इदारे काम कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विंग होता है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं और जो ग्रांट कमीशंस होते हैं और यूनिवर्सिटी के वो होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंडर। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो होते हैं पाकिस्तान में वो रहते हैं उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है और उसको देख रहा होता है। प्रोविजनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन होता है जी। ये जो होता है प्रोविजनल हर यानी कि सूबे के लेवल पर ये कंट्रोल करता है। एक विंग बनाया जाता है जो कि चीफ मिनिस्टर के नीचे होता है। एंड गवर्नर इन्फॉर्म अबाउट द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो तलीमी सरगर्मियाँ इसको बेहतर बनाने के लिए ये काम कर रहा होता है। प्रोविजनल लेवल पर ये काम कर रहा होता है। आगे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन आ जाता है जी। इसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन आ जाता है ना, ये सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन जो होता है ये सूबे लेवल पर होता है, ये सूबाई लेवल पर होता है। और सूबे के अंडर जितने भी काम हो रहे होते हैं एजुकेशन के हवाले से वो इसको कंट्रोल करता है और इसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है और इनके तमाम जो काम होते हैं वो इस सेक्रेटरी एजुकेशन में मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद जो हेड और जितने भी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो आगे मेंशन है कि कौन किसके नीचे होता है और किसका क्या काम होता है। तो वो आप देख सकते हैं, ये आपको फिक के ज़रिए ही समझ आ जाएगी। ये जी लास्ट चैप्टर है, इसमें एवोल्यूशन मैनेजमेंट एंड सिस्टम। इसमें देखा जाएगा कि जो भी इंतज़ामात किए जाते हैं और या निज़ाम होता है वो कितने अपने गोल जो है अचीव कर सका है इसको देखा जाता है। इसके लिए मनसूबाबंदी की जाती है कि वो कितना कारआमद है और इससे क्या क्या फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके बारे में ये कौन देखता है और किस तरह मैनेज किया जाता है, इसके बारे में किस तरह मनसूबाबंदी की जाती है, ये चैप्टर लास्ट में जो हम पढ़ेंगे जिसमें एवोल्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि निज़ाम का जायज़ा कह सकते हैं आप इसको। इसमें सबसे नीड एंड इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन इन मैनेजमेंट के क्या क्या ज़रूरियात हैं हमें जो मैनेजमेंट मैनेज करने में क्या क्या चीज़ें हैं इन दिस डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड वाइस यूज़ ऑफ। इसमें यानी कि बेहतर तरीके से हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह देख सकते हैं कि इस तरह इसको जो एजुकेशन जो इदारे हैं उनके क्या गोल जो हैं, जितने भी गोल सेट किए थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो और इसमें क्या क्या हम बेहतरी कर सकते हैं उसको देखा जाता है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें बस उसने रूल्स वगैरह बताए गए हैं कि किस तरह का रूल्स होने चाहिए कि हम किस तरह उसको मैनेज करें, देखें अपने गोल वगैरह को कि वो यानी कि हमने अचीव किए हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। कि हम ये भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की इस साल में इतनी इन्वॉल्वमेंट करवानी है तो वो अचीव हुई है कि नहीं हुई। इस तरह के तमाम जो सरगर्मियाँ हैं वो उसको किस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह वो मैनेज हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो इसमें यही कुछ था। तो अगर क्योंकि टाइम कोशिश की है मैंने कि कम से कम वक्त में ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने कुछ जो डिटेल्स में ज़्यादा नहीं बता सका लास्ट वाले चैप्टर में। अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है किसी चैप्टर में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक अलहदा से एक चैप्टर पे वीडियो और ब्रीफ और डिटेल के साथ वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच।